वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि राइट द डेफिनेशन ऑफ टैरिफ्स, इनकी जो टैरिफ्स हैं उसकी डेफिनेशन भी लिखें आप, और इसके अलावा वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैरिफ, और गवर्नमेंट जो है वो क्यों टैरिफ को लगाती है, क्यों इम्पोज करती है। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो टैरिफ से मुराद क्या है कि टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंटरिंग इनटू अ कंट्री, यानी कि एक ऐसा टैक्स जो कि ऐसे गुड्स के ऊपर, ऐसे सामान के ऊपर लगाया जाता है जो किसी कंट्री के अंदर दाखिल हो रहा है, यानी कि सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इंपोर्ट हो रहा है। जो गुड्स, जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। आप देखते हैं कि जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा होता है तो वो असल में टैरिफ लगा होता है। और ये क्यों गवर्नमेंट लगाती है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मेजर, इसलिए लगाया जाता है इसको टू रिड्यूस इम्पोर्ट इन अ कंट्री, ताकि इम्पोर्ट को कम किया जाए किसी भी कंट्री के अंदर, इसीलिए इसको लगाया जाता है। क्योंकि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो, और ऑब्वियसली बात है ज़्यादा इम्पोर्ट होना किसी भी कंट्री के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसीलिए लगाया जाता है ताकि इम्पोर्ट को कम किया जाए। इंपोर्ट ज़रूरी भी है, लेकिन जारी बात है इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा हो जाना भी कंट्री की इकोनॉमी की सूरत हाल को ख़राब कर देता है। उसके बाद ये कि डिफाइन करें बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करें और कब बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है, रिकॉर्ड है तमाम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का एक कंट्री के दरमियान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री का पूरी दुनिया के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, यानी कि बाकी दुनिया के साथ उस कंट्री के अलावा, यानी कि जितने भी दूसरे ममालिक हैं एक कंट्री का, उनसे जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है, इकोनॉमिक जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसका जो रिकॉर्ड है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सिंपल यही बात है कि ये है क्या, एक कंट्री की दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी लेन देन वगैरह है, तो उसका जो एक रिकॉर्ड होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, और अगर रिसिप्ट पेमेंट ज्यादा है, ज्यादा पे किया गया है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। सो दिस वाज द आंसर। उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इफेक्टिव टेक्निक है मोटिवेशन की, इसको डिस्कस करें। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो क्या है, इवेल्यूशन होती है परफॉर्मेंस की, यानी कि एक तरह से एग्जामिनेशन होती है। जिस तरह से आपके एग्जाम्स होते हैं तो इसी तरह से परफॉर्मेंस की भी एग्जाम्स होती है, इवेल्यूशन होती है, उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। दैट पीपल आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन और नॉट, कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक लोग वर्क भी कर रहे हैं। नहीं, आपके एग्जाम्स इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आपको ये टेस्ट किया जाए कि आपने स्टडी सही तरह किया है या नहीं, जितना आपको स्टडी करना चाहिए तो उतना आपने स्टडी किया है नहीं। तो इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए देखा जाता है कि लोग उस तरह वर्क कर भी रहे हैं या नहीं जितनी एक्सपेक्टेड है उनसे कि वो काम उनको करना चाहिए। एंड द रीजंस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब इसके जो रीजंस है उसके अंदर ये आ सकता है कि जो वैलिडेशन ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम किस हद तक वैलिड है ये भी पता चलता है, और पे फॉर परफॉर्मेंस, इनके जो परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक पे किया जाए। उसके बाद ये ब्रीफली डिस्क्राइब करें उन पार्टीज को जो कि इन्वॉल्व है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में। फ्रेंचाइजेस आप देखते हैं कई सारे फ्रेंचाइजेस होते हैं, स्पेशली जो सिम्स के फ्रेंचाइज हैं वो आप देखते हैं कॉमन। इसके अलावा फास्ट फूड के भी फ्रेंचाइज वगैरह होते हैं। सो पार्टीज जो होती है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में, वो नॉर्मली दो पार्टीज हैं, एक फ्रेंचाइजर है और एक फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजर की अगर हम बात करें तो ये वो पर्सन है, वो पार्टी है जो कि राइट देता है कि वो गारंटी राइट टू सेल इट्स ऑफर प्रोडक्ट अंडर इट्स ओन ट्रेड नेम, यानी कि वो दूसरी पार्टी को राइट देता है कि उसकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको बेचा जाए उसके अपने ट्रेड नेम के अंडर में। और फ्रेंचाइजी होती है जिसको राइट दिया जाता है। फ्रेंचाइजी इज बीइंग ग्रांटेड फ्रॉम फ्रेंचाइजर टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशनल सेल, कि वो सेल कर सके या मैन्युफैक्चर भी कर सके, एंड टू प्रोवाइड सर्विस और अंडरटेक एनी आइडेंटिफाइड विद फ्रेंचाइज अगेंस्ट एन एग्रीड फीड ऑफ फ्री एग्रीड फीस, और एक फीस भी जारी बात है चार्ज होगी या फिर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लॉयल्टी, उसको पे रॉयल्टी पे करना पड़ेगी। जारी बात है कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि फ्री में तो नहीं होगा ना, उसको पे करना पड़ेगा। वेदर और नॉट अ ट्रेडमार्क सर्विस
ट्रेड नेम, लोगो, सच सिंबल एज दे मे बी इन्वॉल्व। तो जाहिर बात है उसको राइट दिया जाएगा, फ्रेंचाइजी को राइट दिया जा रहा है, जबकि फ्रेंचाइजर जो है वो राइट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये व्हाट डू यू मीन बाय एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड क्या है और डिस्कस करें तीन एड्स टू ट्रेड को। एड्स टू ट्रेड से मुराद वैसे ट्रेड का तो मतलब होता है कि बाइंग और सेल करना गुड्स को, यहाँ पर बाइंग की स्पेलिंग में मिस्टेक है। जबकि एड टू ट्रेड से मुराद क्या होता है, तमाम वो चीज़ें जो कि हेल्पफुल है ट्रेड के अंदर वो एड्स टू ट्रेड हो गई, जिसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ बैंकिंग है। आप देखते हैं कि बैंक काफ़ी हद तक जो है वो ट्रेड को इजी बनाते हैं। मतलब बैंक अकाउंट जो है, जाहिर बात है बैंक अकाउंट ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, बल्कि तकरीबन सारी कंपनीज के बैंक अकाउंट होते हैं, ज़्यादातर बिजनेसेस के बैंक अकाउंट होते हैं। मतलब कंपनीज के अलावा भी जो दूसरे बिजनेस हैं उनके भी, चाहे वो पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर भी होते हैं। तो और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रेड के अंदर आता है, ट्रांसपोर्टेशन के बगैर कोई भी ट्रेड मुकम्मल ही नहीं है। इसके अलावा इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा वेयर हाउसिंग, सामान को रखने के लिए जारी बात है वेयर हाउसिंग, और एजेंट्स जो होते हैं दरमियान में एजेंट्स आ जाते हैं, मिडिल मैन वगैरह भी आ जाते हैं। फाइनेंस, जारी बात है फाइनेंस की रिक्वायर्ड होती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लोन की सूरत में भी पड़ सकती है, और जारी बात है और भी तरह से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इक्विटी की फॉर्म में भी। एडवर्टाइजिंग, जारी बात है एडवर्टाइजिंग भी एक बहुत अहम चीज़ है, प्रमोशन करने के लिए किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजिंग। और कम्युनिकेशन, जारी बात है अपना मैसेज पहुंचाना दूसरों तक। अब अगर हम एक्सप्लेन करते हैं बैंकिंग की अगर हम बात करें डेली बिजनेस रूटीन के अंदर कमर्शियल बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स के अलावा भी दूसरे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेलर और बायर को रिसीव करने में, और बायर इन रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट। यानी कि जो भी जारी बात है पेमेंट की जा रही है, कोई भी चीज़ खरीदी जा रही है तो जो खरीद रहा है, कोई भी चीज़ को खरीदने वाला है तो वो पे कर सकता है बैंक के ज़रिए, और जो बेच रहा है वो रिसीव कर सकता है बैंक के ज़रिए। बैंकिंग का इस्तेमाल जो है जारी बात है बहुत अहम होता है, और ख़ासतौर पर जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं। आप कोई गाड़ी खरीद रहा है तो जारी बात है ऐसा नहीं होता नॉर्मली कि गाड़ी की पेमेंट नॉर्मली कैश के अंदर की जाए, तो बैंकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके अंदर। और इसी तरह कोई घर खरीद रहा है तो उसके अंदर भी बैंक जो है जारी बात है बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड होते हैं जारी बात है मिल्स में और फैक्ट्रीज में, वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। और अक्सर आप देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज और मिल्स वगैरह होती हैं ये इंडस्ट्रियल एरियाज में होती हैं नॉर्मली तौर पे। शहर के दरमियान में बहुत कम ही फैक्ट्रीज होती हैं, वो एक अलग बात है कि दरमियान में कोई इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ हो, लेकिन ये होती है ज़्यादा तौर पर इंडस्ट्रियल एरियाज में बनी हुई, और इंडस्ट्रियल एरिया में ही बनी होनी चाहिए। तो वहाँ से निकल के सामान जो है जारी बात है घरों के आसपास की दुकानों तक पहुंचता है, तो वो किस तरीके से पहुंचता है, कुछ इसी तरह से ही पहुंचता है ना, एयर के जरिए। अगर इम्पोर्टेड गुड्स है तो वो एयर के जरिए, बाकी रोड्स का यूज़ किया जाता है, रेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्टेड आइटम्स जो होते हैं उसके लिए सी का भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये कि फिर इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस का मकसद क्या होता है कि ट्रांसफ़र किया जाता है रिस्क को। जब हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो जाहिर बात है उसका एक रिस्क होता है, कभी भी सामान जब इधर से उधर जा रहा है तो उसका एक रिस्क है। जिस तरह से एरोप्लेन के ज़रिए या फिर जो सी के ज़रिए जा रहा है तो उसमें तो और भी ज़्यादा रिस्क शामिल हो जाता है। एक्सीडेंट भी खुदा न खास्ता अगर हो जाता है रोड के ऊपर तब भी जाहिर बात है एक रिस्क है, और भी इस तरह बहुत से रिस्क होते हैं। तो जाहिर बात है रिस्क होता है हर जगह जब गुड्स की ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। इंश्योरेंस के ज़रिए जाहिर बात है इसी जो रिस्क की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है इंश्योरेंस। और जाहिर बात है एक्सीडेंट की जैसे कि आपको बात की गई, इसके अलावा कहीं पर आग लग जाती है सामान में तब भी जाहिर बात है हो सकता है ऐसा। थेफ्ट, चोरी भी हो सकती है, और हमारे कंट्री में तो जिस तरह से स्नैचिंग वगैरह भी जाहिर बात है बहुत होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ होती हैं। तो कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि इंश्योरेंस से कवर हो जाते हैं। उसके बाद कि व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सप्लेन ब्रीफली तौर पे इसको एक्सप्लेन करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। टू थिंक अबाउट बेनिफिटिंग द सोसाइटी, इनके सोसाइटी को बेनिफिट देने के बारे में सोचना, सोसाइटी का फ़ायदा सोचना सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए, और अवॉइड करना हार्मफुल एक्टिविटीज़ सोसाइटी के लिए, यानी कि सोसाइटी का फ़ायदा सोचा जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ से बचा जाए जो हार्मफुल है, नुकसानदेह है सोसाइटी के लिए, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अंदर शामिल है
एथिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर के हवाले से आपका जो एटीट्यूड है वो एथिकल हो, उनसे अखलाकियात के साथ ज़ाहिर बात है ना सिर्फ बात की जाए बल्कि उनको जो प्रोडक्ट वगैरह दी जाए वो भी ज़ाहिर बात है एथिकली तौर पे देख के सामने बनाई गई हो, एथिक्स का ख्याल रखें। और डील किया जाए एम्प्लॉयज़ को, ज़ाहिर बात है उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है एथिक्स का ख्याल रखें, एम्प्लॉयज़ को इंसान समझें ना कि उनको मशीन समझा जाए। नॉर्मली आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे बॉस होते हैं जो ऐसे सुपीरियर होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को अपने इंसान भी नहीं समझते, उनको मशीन वगैरह समझते हैं। और एथिकल कम्युनिकेशन की जाए गवर्नमेंट के साथ भी, और जो लोकल बॉडीज़ वगैरह हैं ये भी हो, ये भी ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के साथ भी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है तो उसमें भी एथिक्स का ख्याल रखा जाए। और लोकल बॉडीज़ के साथ भी ऐसा ना हो कि उसके अंदर भी अनएथिकल बिहेवियर हो, और एथिकल बिहेवियर हो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ भी। उसके बाद ये कि बेनिफिट्स लिखे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। सो पूल ऑफ रिसोर्सेज होती है जब जैसे कि प्रोडक्ट जो है दोनों फर्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, बोथ फर्म्स आर बेसिक आउट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस मिल जाती हैं। चैनल्स यूज बाय एवरी फर्म, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ फर्म, फ्यूचर प्रोजेक्ट फंडिंग एंड कैपिटल कैपिटल इक्विपमेंट शेयरिंग, यानी कि शेयर किया जा रहा है कैपिटल इक्विपमेंट को भी, नॉलेज एक्सपर्टीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयरिंग होती है अमंग। सो स्ट्रेटेजिक अलायंस की अगर हम बात करें तो कॉमनली तौर पे एयरलाइन इंडस्ट्री में देखी जाती है कि अब जैसे दो एयरलाइंस ने आपस में अलायंस बनाया हुआ है कि एक जहाज़ से आप एक जगह जाएंगे, फिर उससे आगे जाने के लिए आपको दूसरे जो है वो एयरलाइन में जाना होगा। एक एयरलाइन आपको एक कंट्री तक ले जाएगी, उससे आगे फिर दूसरे लेके जाएगी। सो ये इस तरह की जो है वो एग्जाम्पल हमें देखने में आती है। उसके बाद ये कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप ये क्या है। पार्टनरशिप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहली एग्रीमेंट जो कि नेसेसरी है पार्टनरशिप के लिए, और ये रिटर्न या ऑरल भी हो सकता है, लेकिन बेटर ये कि रिटर्न फॉर्म में हो ताकि उसमें तमाम चीज़ें जो है वो लिखी हुई हो तो फिर आसानी रहेगी, अदरवाइज तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होंगे। उसके बाद ऑडिट, अगर पार्टनरशिप जो रजिस्टर नहीं है, सो ये जो लीगल एंटिटी नहीं है, सो रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट के लिए, लेकिन रजिस्टर है तो फिर पढ़ सकती है। इसके अलावा एजेंट, हर पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर एक एजेंट है दूसरे पार्टनर के लिए। और बिजनेस की अगर हम बात करें सो पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस यूनिट है, और बिजनेस हमेशा जो है वो इज ऑलवेज फॉर प्रॉफिट के लिए। सो इसमें जो है वो क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट और सेटअप फॉर वेलफेयर वगैरह शामिल नहीं है। और कॉपरेशन होता है पार्टनरशिप के अंदर, म्यूचुअल कॉपरेशन है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और पार्टनरशिप नहीं हो सकती, कॉपरेशन कैन नॉट टेक प्लेस विद कॉपरेशन। और उसके बाद डिसोल्यूशन है, पार्टनरशिप एक टेम्परेरी फॉर्म है बिजनेस की। अगर कोई पार्टनर चला जाता है या इंतकाल हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो ये डिसॉल्व हो जाती है। और लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप जो है अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये लीगल एंटिटी नहीं है। और ये भी है कि पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उसके मेंबर्स से। और उसके बाद ये कि मैनेजमेंट, पार्टनरशिप के अंदर तमाम पार्टनर्स जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। और नंबर ऑफ पार्टनर की अगर बात की जाए तो जाहिर बात है पार्टनरशिप में तो एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होंगे, और एक्सीड ना करें 10 से, और इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एक्सीड ना करें 20 से। और ऑब्जेक्ट क्या है, ओनली डेट बिजनेस इज कंसिडर्ड एट पार्टनर विच इज एस्टैब्लिश फॉर अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो बनाया गया उसी को ही कंसिडर किया जाएगा पार्टनरशिप। उसके बाद ये व्हाट इज बिजनेस प्लान, एक्सप्लेन करें बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान असल में क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न है, रिटर्न फॉर्म में है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के और वेज होते हैं कि किस तरीके से अचीव किया जाए उन ऑब्जेक्टिव को। एक अच्छा बिजनेस प्लान जो है वो डेवलप किया जाता है ताकि एक्सप्लोर की जाए अपॉर्चुनिटी डिफाइन। और एक अच्छा बिजनेस प्लान जो है वो इंपॉर्टेंट होता है डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी और डिटरमाइन करने में रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ऑब्टेन्ड दोज रिसोर्सेज और सक्सेसफुली मैनेज करना वेंचर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।